आज हम दहन और ज्वाला का अगला भाग देखें। कल हमने ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र के बारे में देखा था। तो हमने क्या देखा था, ज्वाला में 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। सबसे भाग यहाँ पर देखो नीला भाग है, यहाँ ज्वाला के ऊपरी भाग में अगर हम इसको रखते हैं माचिस की तिल्ली को नहीं सटाने पर भी क्या हुआ, ये जल गया। तो ये जो नीला क्षेत्र बाहरी भाग होता है उसी का प्रयोग सुनार और लोहार किसी भी चीज को पिघलाने में करता है, क्योंकि वो काफी गर्म होता है। उसके बाद में अंदर में देखो ये जो काला दिखता है, ये भाग जो है वो ठंडा क्षेत्र है। उसमें कार्बन का पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, इसलिए यह काला दिखाई देता है। तो कितने भाग हुए? नीला भाग जो सबसे बाहरी और गर्म भाग है, फिर है अंदर में काला भाग यानी कि कार्बन उसमें जला हुआ नहीं है, और बीच में जो भाग होता है वो मध्य भाग कहलाता है, वो आंशिक रूप से गर्म होता है। इसमें थोड़ा सा तिल्ली को गर्म होने में टाइम लगता है। तो इस प्रकार से ज्वाला के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हुए, नीला भाग, काला भाग, दीप्त भाग जो काफी चमकीला दिखाई दे रहा है वो दीप्त भाग है, और अंदर में जो भाग है ध्यान से देखोगे नीचे की ओर तो है अदीप्त भाग, क्योंकि वो चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है। आगे हम देखेंगे आदर्श ईंधन की विशेषताएं। अभी हम देखेंगे आदर्श ईंधन की विशेषताएं। तो आदर्श ईंधन के लिए क्या होना चाहिए? आदर्श ईंधन इसकी कई विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। इसका परिवहन जो है यानी ढुलाई आसान होना चाहिए, परिवहन में सुगम, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध, जलने के बाद कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। जलने के बाद कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या क्या हमने देखे? आदर्श ईंधन की सबसे पहली विशेषता क्या होनी चाहिए? सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, परिवहन में सुगम होना चाहिए, जलने के बाद कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं छोड़ना चाहिए, और अगली विशेषता यह है कि इसको रख रखाव आसान होना चाहिए, रखने में सुविधाजनक, रखने में सुविधाजनक। तो ये सारी विशेषताएं हैं आदर्श ईंधन की। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि लकड़ी और एलपीजी में कौन आदर्श ईंधन है और क्यों? तो आपके विचार से क्या आंसर होना चाहिए? लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो उसे काफी मात्रा में धुआं निकलती है, और धुएं से आंखों में क्या हो जाती है? जलन हो जाती है, साथ ही खांसी होने लगता है, जिससे कि दमा या श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती है। लेकिन जब आप एलपीजी को जलाते हैं तो एलपीजी क्या होता है? जल करके कोई भी हानिकारक पदार्थ, जैसे लकड़ी के जलने से धुआं निकला, राख निकला, उस प्रकार का कोई भी हानिकारक पदार्थ एलपीजी के जलने से नहीं निकलता है, और एलपीजी का उष्मीय मान भी ज्यादा रहता है, बर्तन काले नहीं होते हैं, यानी आपको बर्तन धोने में भी काफी कम समय लगता है। आगे हम देखेंगे अगर कहीं पर आग लग जाए तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति जल रहा है तो क्या करना चाहिए? उसको दौड़ना चाहिए या लुढ़कना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर दौड़ेगा तो वो तेजी से आग फैलेगा, इसलिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जमीन में लौटना चाहिए
अगर कोई साथ में मौजूद है तो उसको कंबल से लपेट देना चाहिए। अगर घर में आग लग गई हो तो नंबर है, आप सब नोट कर लेंगे, 911 नंबर पर आप क्या करें, डायल करें, तो अग्निशामक यंत्र आपके घर में पहुंच जाएगा। इसके अलावा आप देखे होंगे पेट्रोल पंप में अग्निशामक यंत्र, लाल लाल जो बॉक्स होता है, अग्निशामक यंत्र टंगा हुआ रहता है, उसमें काफी प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई रहती है। जब पेट्रोल में आग पकड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दूसरा उपाय है सोडा अम्ल अग्निशामक। सोडा अम्ल अग्निशामक ये आप खुद भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मीठा सोडा जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। तो सोडियम बाई कार्बोनेट में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल H2SO4। रासायनिक अभिक्रिया जब होगा तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगा। देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगा। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, Na और SO4 संयोजन करेंगे, बनेगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। सभी को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है। कैसे पता लगाएंगे, साधारण सी बात है, जब आप लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं तो धुआं भर जाता है, तो धुआं भारी होने के कारण आपका कोयला या लकड़ी नहीं जलता है। लेकिन जब आप उसको धूपते हैं या बेना से हटाते हैं तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हट जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुगम हो जाती है, जिससे आग फिर से जलना शुरू होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, जिससे कि आग बुझ जाती है। अब इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। यहाँ पर है Na2 और यहाँ पर हमारा Na क्या है, 1 है, तो हम इसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर हो गया 2NaHCO3। ऑक्सीजन यहाँ पर हम देखेंगे 2 तिया 6, इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 तिया 6। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हम इसको 6 कैसे बनाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन हमारा हुआ 2, यहाँ है 2, 2 2 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन संतुलित हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन हम देखेंगे 2 है, यहाँ 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 कार्बन हुआ, 4 हाइड्रोजन हुआ, 2 सोडियम हुआ, तो ये सब संतुलित है। अब हम ऑक्सीजन का काउंट करेंगे, 2 तिया 6, यहाँ पर है 2 एका 2 और 2 दूना 4, 4 और 2 6। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को भी संतुलित कर सकते हैं। तो एग्जाम में संतुलित करने के लिए भी समीकरण आता है। साथ ही पूछा जाता है कि अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका करते हैं हम, ये है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसमें डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कभी कभी क्या होता है, जैसे रसोई घर में आप देखे होंगे कि खिड़की और दरवाजे काफी मात्रा में होते हैं। कभी आपने गौर किया है कि खिड़की और दरवाजे जो हैं वो कंट्रोवर्सी होते हैं। क्यों होते हैं, सोचा है। जब खिड़की खुला होता है, क्या होता है, हम खाना जब बनाते हैं तो हवा आसपास की गर्म हो जाती है और खिड़की ऊंचे रहने से हवा गर्म होकर के खिड़की से बाहर निकल जाती है और दरवाजे से फ्रेश हवा अंदर की ओर आती है। तो काफी मात्रा में रसोई घर में क्या होने चाहिए, खिड़की और दरवाजे होने चाहिए, यानी रसोई घर हमारा हवादार होना चाहिए। अगर खिड़की और दरवाजे बंद रहेंगे और हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा दम जल्दी ही घुटने लगता है। आप में से क्या कोई बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में से कौन ज्यादा हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दम घुटने का कारण क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे हानिकारक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी के कारण व्यक्ति का दम घुटने लगता है।
क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। तो ये क्यों होता है? किसी भी ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण, जब ईंधन अच्छी तरह जलता नहीं है, उसको काफी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब। दूसरा है, जब ईंधन जल रहा और उससे धुआं निकल रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी चीज को जलाओ, या तो पत्ते को जलाओ, लकड़ी को जलाओ या कोयले को जलाओ, तो अब क्या निकलता है? धुआं निकलता है। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ग्लोबल वार्मिंग, जिसको कि विश्व उष्णन भी कहा जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गर्मी को सोखता है और पृथ्वी के ताप को बढ़ा देता है, जिसके कारण ग्लेशियर का बर्फ पिघलने लगता है। दूसरा है कि बहुत सारे जैसे पेट्रोल उत्पाद है, उसके जलने से नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस निकलते हैं। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सब जो गैस है पानी के साथ मिल करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं और पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, जिसे हम वर्षा अम्ल कहते हैं। वर्षा अम्ल या एसिड रेन। एसिड रेन। तो वर्षा अम्ल या एसिड रेन का सबसे मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है वह वर्षा अम्ल का मुख्य कारण है। तो ये सब थे दुष्प्रभाव। अगर हम अच्छे ईंधन का प्रयोग नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होंगे। एलपीजी का फुल फॉर्म भी आता है। तो एलपीजी का जो गैस सिलेंडर में भरा रहता है, उसमें देखे होंगे एलपीजी लिखा हुआ रहता है। तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपका गैस सिलेंडर में भरा हुआ रहता है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 92 में दिया हुआ है विभिन्न ईंधनों का ऊष्मीय मान। यहाँ ईंधन है, ऊष्मीय मान है किलो जूल में। तो ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम। गोबर के उपले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है चुनने के लिए कि किसका ऊष्मीय मान कितना है। तो आपको याद रखना है कॉलम को दे करके कि एलपीजी का ऊष्मीय मान कितना है? 55,000। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान है 1.5 लाख। और इसी की वजह से जो रॉकेट है उसमें हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका ऊष्मीय मान बहुत ही ज्यादा है। यहाँ लकड़ी का देखो, लकड़ी का है 17,000 से 22,000। तो इस तरह जो कुछ महत्वपूर्ण चीज है उसको आप क्या करेंगे? याद करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ये ऊष्मीय मान क्या होता है। हाँ, तो अभी हम देखेंगे सारणी में विभिन्न प्रकार के ईंधन का क्या क्या ऊष्मीय मान है। तो ये ऊष्मीय मान क्या होता है? आप क्या लेंगे? कोई भी ईंधन का 1 किलोग्राम लेंगे। किसी भी ईंधन का 1 किलोग्राम जल करके जितनी मात्रा में ऊष्मा मुक्त करता है वह ऊष्मा क्या कहलाता है? 1 किलो जूल कहलाता है और वह उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। तो ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? इसका मात्रक है, हमने कितना लिया था? 1 केजी। तो इसका मात्रक भी होगा किलो जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम लिया था इसीलिए मात्रक हुआ किलो जूल पर किलोग्राम। कोयले का ऊष्मीय मान हम कैसे निकालेंगे? 1 किलो तौल करके कोयला लेंगे और उसको हम जलाएंगे। जलाने के बाद जितना ऊष्मा होगा वही उसका क्या कहलाएगा? 1 किलोग्राम कोयले का ऊष्मीय मान। तो इस तरह से आज हमने बहुत सारे चीज देखे दहन और ज्वाला में।
इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे अभी के दौर में हम ज्वाला उत्पन्न करने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं। माचिस देखे हमने, माचिस जलाया जो कि कॉमन चीज है। इसके अलावा लाइटर का प्रयोग करते हैं। पुराने जमाने में जब दिया सलाई का नहीं आविष्कार हुआ था तब लोग क्या करते थे, सूखी लकड़ियों को रगड़ते थे। गर्मी के दिनों में देखे होंगे जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल में आग लग जाती है, कैसे लगती है, कोई लगाता है क्या? कुछ तो लकड़ी माफिया जो है वो आग लगाते भी है, लेकिन इसके अलावा गर्मी के दिनों में जो पेड़ की टहनियां हैं आपस में रगड़ खाती हैं हवा से, और उसके फलस्वरूप उसमें आग लग जाता है। इसके अलावा जो चकमक पत्थर है उसको रगड़ करके भी आग उत्पन्न की जाती है। आज के लिए इतना ही। आप अभी जितना भी बताया गया वीडियो को ध्यान से देखें, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। और कल से हम श्योर हैं कि इंग्लिश हमारा चालू होगा, क्योंकि हम इंग्लिश अभी तक शुरू नहीं किए हैं। धन्यवाद।